सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग PYQ कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 10 जनवरी 2022 को आयोजित हुए परीक्षा का PYQ कर रहे हैं। जहां तक कर लिए थे, अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उससे आगे का सवाल। चलिए, अगला सवाल कहता है, एक दुकानदार 11 लीटर और 370 मिलीलीटर सेब का रस, 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरे का रस, 3 लीटर 150 मिलीलीटर पानी में मिलाता है। तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतलों में भरा गया था। उसने इस मिश्रण को कितने छोटी बोतलों में भरा होगा और बची हुई मात्रा क्या होगी? देखिए, इसमें मिश्रण में 3 चीज है। क्या क्या है? सेब का रस है। पहले क्या है? सेब का रस है। रस कितना दिया हुआ है? 11 लीटर है, 370 मिलीलीटर है। ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बोतल की जो धारिता है जिसमें सारा मिश्रण को मिला के भरा गया है, वो दिया हुआ है मिलीलीटर में, और सेब का रस जो है ना, लीटर और मीटर दोनों में है। आपको एक काम करना है कि दोनों को एक राशि करना है। ठीक है। जैसे यहां पर लीटर और मिलीलीटर है और यहां पर मिलीलीटर है, तो इसको बदलना होगा लीटर में और इसको भी बदलना होगा लीटर में, तब टोटल हो जाएगा लीटर, तब संख्या निकलेगा। या नहीं तो जिस तरीका से ये है मिलीलीटर में, इस पूरे को भी बदलना होगा मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा आपको मिलीलीटर और ये हो जाएगा मिलीलीटर, तब आपको संख्या आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी इकाई जिसमें बोतल है मिलीलीटर, इसी में निकाल लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्या होता है? मिलीलीटर होता है। ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 2 में कितना? 2 गुना 1000, 2000। 3 में कितना? तो 1000। लीटर को, यानी 1 लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, तो 1000 से भाग कर देना होगा। तो 11 लीटर है और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो इसको गुना कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर से हो जाएगा मिलीलीटर, और प्लस यहां पर हो जाएगा 370 मिलीलीटर। इसको गुना कीजिएगा तो 11 गुना 1000 यानी कि 11000 और प्लस 370 यानी 11370 ये मिलीलीटर है। इसको 11 लीटर और 370 मिलीलीटर को हम बदले हैं मिलीलीटर में, तो लीटर को 1000 से गुना कर दिए तो 11000 हो गया और प्लस 370, टोटल इतना लीटर हो गया। ये हुआ सेब का रस। उसके बाद है संतरे का रस। उसके बाद है संतरे का रस। संतरे का रस कितना है? 3 लीटर है। संतरे का रस 3 लीटर और 150 मिलीलीटर है। ठीक है ना। तो 3 लीटर है, इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको मिलीलीटर, प्लस यहाँ 150 है ना। तो 3 गुना 1000 3000 और प्लस 150 यानी कि 3150 ये हो गया। 3150 ये भी आपको हो गया मिलीलीटर। अब तीसरा है पानी। पानी कितना है? माफ कीजिएगा, ये पानी ही है, ये संतरे नहीं, ये पानी ही है। पानी की मात्रा 8 लीटर 400 मिलीलीटर संतरा। संतरा आपको ऊपर ही था, यहां लिख देते हैं संतरे का रस। संतरे का रस कितना था? 8 लीटर और 490 मिलीलीटर, है ना। तो इस लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, तो 8 गुना 1000 प्लस 490। 8 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 8000 प्लस 490 यानी कि 8490 मिलीलीटर। तीनों जो था मिला हुआ मिश्रण में, तीनों को हम लीटर में बदल लिए। लिखेंगे इसीलिए रस की कुल मात्रा, रस की कुल मात्रा तीनों मिला कितना रस है? 11370 मिलीलीटर। ठीक है। प्लस 8490 मिलीलीटर प्लस 3150 मिलीलीटर।
इसको जोड़ लीजिए, कुल हो जाएगा 0 0 0, 7 9 7 16, 16 5 16 5 21 का 1 हासिल 2, 1 4 1 5, 3 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 8 1 9 9 3 12 हासिल 1 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, 23,010 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, एक बर्तन की धारिता, एक बर्तन की धारिता कितना दिया हुआ है 950 मिलीलीटर। अब देखिए दोनों एक राशि में आ गया ना, कुल रस भी आ गया मिलीलीटर में और बर्तन की धारिता दी हुई पहले से मीटर में, लेकिन इसीलिए बोतलों की संख्या, इसीलिए बोतलों की संख्या क्या हो जाएगा कुल में, यानी 23,010 मिलीलीटर में कुल में भाग कर देंगे एक बर्तन के धारिता से 950 मिलीलीटर से। अब इसको ऐसे करके बना लीजिए आप लोग, क्योंकि यहां बचता भी है तो ऐसे भाग कर लीजिए। 950 से भाग कर देना है किसमें 23,001 इसमें, तो 950 से 230 में नहीं लगेगा, 2301 में लगाएंगे तो 9 दूनी 1800, यहाँ 2300 है, 9 70 ज्यादा हो जाता है, 2 बार में लगा देंगे तो 0 दूनी 0, 5 10 0 हासिल 1, 9 18 1 19, ये आपको बच गया 13 में से हो गया 4, है ना। यहाँ पे एक तो 45 ले लिए थे, हाँ चलिए अब उतर जाएगा 0, 9 चौके 36, यहाँ 40 है, 9 55 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौके लगा दीजिए, 0 5 20, 9 36 2 38, 10 में 60 गया 2, यहाँ तो 3 बचा, जब बचा ले गए तो देखिए ये कुल 24 बोतल आपको प्राप्त हुआ और इतना रस जो है ना बाकी रह गया। इसके लिए 210 ml जो है मिलीलीटर जो है इतना रस बाकी रह गया। यदि ये भी 950 होता तो और एक बोतल में अट जाता, यानी पूरा पूरी 24 बोतल में भरने के बाद 210 ml रस बच जाता है। यानी यहाँ हो जाएगा 24 बोतल, ठीक है, 210 मिलीलीटर बचा हुआ रस। यानी इस तरीका से देखिएगा तो 24 बोतल 210 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। 7 91 का गुणनखंड है, 13 117 का गुणज है, 21 7 का एक गुणज है। देखिए गुणज और गुणनखंड के बारे में हम एक चर्चा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 8 के गुणनखंड पूछा जाए, 8 के गुणनखंड पूछा जाए तो इसी का एक दूसरा नाम होता है अपवर्तक, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैक्टर। तो 8 का गुणनखंड क्या सब होगा, तो 8 को गुणा के रूप में खंड, जैसे 8 को हम चाहे तो 1 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, है ना, 4 गुना 2 लिख सकते हैं और 8 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या आता है गुणा के रूप में खंड करने के बाद वही इसका गुणनखंड 1 2 4 8। कहने का ये सेंस है कि जो भी संख्या 8 को विभाजित कर देगा वो 8 का गुणनखंड या 8 का अपवर्तक चाहे 8 का फैक्टर है। और किसी भी संख्या गुणनखंड या अपवर्तक जो होता है ना अधिकतम उस संख्या के बराबर और न्यूनतम 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या गुणनखंड जो होता है न्यूनतम 1 अधिकतम खुद वो संख्या। जब इसका आप गुणज निकालिएगा इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है गुणज का अपवर्त्य, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपुल। मल्टीपुल तो इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग, 8 का अपवर्तक यहां तक लगा हुआ है, तक की ध्वनि है, उसको याद रखिएगा। तो जिसका निकाल रहे हैं यहीं तक 8 तक ही, यानी 1 से शुरू होगा और जिस संख्या का उसका अपवर्तक निकाले गुणनखंड तो 8 तक ही। ठीक है ना। गुणज मतलब अपवर्त जो है ना जो संख्या उससे शुरू होता है, जैसे 8 का 8 16 24, दुनिया का जो भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा वो सारा का सारा गुणज या अपवर्त कहलाएगा 8 का। बात को समझिए। तो ये अपवर्तक यानी जो संख्या अधिकतम वहीं तक, कहां से 1 से लेके,
यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक यानी फैक्टर जो है ना वो सीमित होता है, लिमिट होता है, इससे अधिक ये बढ़ नहीं सकता है। लेकिन गुणज या अपवर्त जो होता है ये असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है, असीमित होता है, अनलिमिट होता है। 8 से जो संख्या विभाजित हो जाएगा वो सारा 8 का गुणज कहलाएगा। 800 भी होगा, 1600 भी होगा। 8 से जो भी गुणन विभाजित हो जाएगा, 8 से बाहर लगाएंगे, चाहे वो 2 अंक का संख्या हो, 3 अंक का, 50 अंक का, कईयों अंक का संख्या है, 8 से बाहर लगा और पूरा पूरा विभाजित हो गया, वो सारा संख्या 8 का गुणज या अपवर्त कहलाएगा। ठीक है, मतलब समझिए, 8 को जो विभाजित कर दे गुणनखंड या अपवर्त, 8 से जो विभाजित हो जाए वो गुणज या अपवर्त। इतना समझ लीजिए। अब यहां हम देखते हैं तो कहता है 91 का गुणनखंड, 91 का गुणनखंड यानी इसी को अपवर्तक बोलते हैं। तो 1 से हो जाएगा, है ना, 7 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, समझ रहे हैं। 91 मान लीजिए, तो 7 इसका गुणनखंड है, हाँ है, क्योंकि 13 7 91 यहां हम किए थे, ये विभाजित हो जाता है। यानी कि 13 का एक गुणनखंड 13 भी है, सॉरी 91 का एक गुणनखंड 13 भी है और 91 का एक गुणनखंड 7 भी है। तो 91 का एक गुणनखंड 7 है, तो हाँ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ गए आप लोग ना। 91 1 से भी विभाजित होगा, 7 से भी होगा, 13 से भी होगा, 91 से भी होगा। यानी 91 का एक भी गुणनखंड है, 7 भी, 13 भी, 91 भी, इससे अधिक 91 से अधिक नहीं जाएगा क्योंकि ये अपवर्तक है। तो इसका गुणनखंड 91 गुणनखंड 7 है, वही पूछता है 7 91 का गुणनखंड है, तो हाँ है, क्योंकि 13 से 91 होता है विभाजित। अगला पूछता है 13 जो है 117 का गुणज है। देखिए, जिस संख्या का आप गुणज निकाल रहे हैं वो संख्या वहां से शुरू ही होता है, तो 117 से शुरू ही होगा। 117 234, ये 13 तो इसमें आएगा नहीं, तो ये नहीं है। ठीक उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। यदि ये ऐसा पूछता कि 13 117 का गुणज है, 13 9 17 199, ये ऐसा पूछता तो सही होता। लेकिन उल्टा पूछ रहा है कि क्या 13 जो है 117 का गुणज है, तो किसी भी संख्या का जब हम गुणज निकालते हैं तो उस संख्या में शुरू ही होता है। तो 117 का गुणज 117 से शुरू ही होगा, उसमें 13 तो आएगा नहीं। ये ऑप्शन गलत लगता है। क्लियर है, समझ गए। उल्टा के पूछता कि क्या 13 जो है 117 का गुणज है, तब हम 13 से भाग देते 117 में, तो हाँ ये गुणज होता। लेकिन उल्टा पूछा है, जिसका गुणज पूछते हैं उससे शुरू होता है, तो ये नहीं है। अब कहता है 21 7 का एक गुणज है। 21 जो है 7 का गुणज, 7 का गुणज यानी 7 14 21 28, 7 से शुरू होगा, अनलिमिटेड है ये। तो 7 के गुणज में 21 तो आता है, इसका मतलब ये सही है। इस तरीका से हम देखते हैं, तो ए और सी हमको सही प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति, रैखिक मतलब रेखा खींचेंगे, सममित रेखा खींचेंगे, तो सम मतलब बराबर, मिति मतलब माप, दो बराबर माप में विभाजित नहीं हो, सममित, रैखिक सममित नहीं हो। तो रैखिक सममित देखिए दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपको हॉरिजॉन्टल और एक हो सकता है आपको वर्टिकल, या एक हो सकता है आपको इधर से और एक हो सकता है इधर से, है ना। किसी भी तरीका से, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या डायगोनल हो, किसी भी तरीका से सममित में यानी बराबर भाग में विभाजित नहीं हो, नहीं लिखा हुआ है। तो x जब हम लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, यदि इसको हम ऐसे छांटेंगे तो ये भाग इसको पूरा पूरा ढक लेगा, यानी यहां सममित मिल गया। इसको इधर से भी यदि बांटेंगे तो ये भी इसको ढक लेगा, यानी इसमें ये सममित है, ये आपको सममित नहीं होगा, ये भी आपको सममित नहीं होगा। लेकिन एक तो है इसमें सममित वाला, ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि नहीं कह रहा है। अब यहां देखिए, इसको ऐसे छांटेंगे तो ये इसको ढक लेगा, यहां भी एक सममित है। ओ को तो ऐसे भी करेंगे तो भी सममित, ऐसे करेंगे तो भी सममित, यहां भी सममित वाला मिल गया है। लेकिन कहता है सममित नहीं लेना है,
यानी ये ऑप्शन भी हमको नहीं लेना है। ए को यदि हम ऐसे खींचेंगे तो ये सम्मिलित हो जाएगा। बी में यदि इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये भी सम्मिलित हो जाएगा। सी को भी ऐसे करेंगे तो ये सम्मिलित हो जाएगा। यानी क्षैतिज में, ये क्षैतिज में और ये वर्टिकल में ये आपको सम्मिलित मिल जाता है। सम्मिलित करने का अर्थ है कि ऐसा लाइन खींचेंगे कि एक भाग दूसरे पूरी तरह से ढक ले, तो ये यहाँ मिल जाता है। तो हाँ वाला नहीं लेना है। किसमें नहीं होगा? तो देखिए ये पी क्यू आर में पी को ऐसे भी काटिएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ऐसे भी काटिएगा तो भी ज्यादा हो जाएगा। क्यू में ऐसे काटिएगा तो ये लाइन बढ़ जाएगा, ऐसे भी काटिएगा तो ये बाहर हो जाएगा। आर में भी ऐसे काटिएगा तो ये पूरा को ढकेगा नहीं, इस बीच से भी काटिएगा तो ये बाहर हो जाएगा। यानी कि वो ग्रुप आपको 2 है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नहीं समझे? आप एक काम कीजिए, पी को बहुत मोटा बना लीजिए, पी को बहुत मोटा बना लीजिए, ऐसे लिखिए पी। अब बताइए इसको किधर से काटेंगे कि सम्मिलित बराबर बन जाएगा? किधर से बोलिए तो? इधर से मान लीजिए कहीं छाटेंगे, इसको ऐसे मोड़ के देंगे तो ये जो लाइन है इधर बढ़ जाएगा ना, इधर ढक लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढक लेना चाहिए। या इसी को मान लीजिए हम ऐसे ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो ये इसको ढक पाएगा? ये लाइनिंग पे नहीं, ये तो इसके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे कर्व है, नहीं ढक पाएगा। लेकिन एक्स वाई में क्या होगा? मान लीजिए एक्स बहुत मोटा एक्स बनाइए, दोनों लंबाई समान होती है। अब इसको बांटिएगा तो सीधे ढक लेगा ना, या इधर से बांटिएगा तो ढक लेगा ना। ये सम्मिलित होगा, 2 बराबर भागों में बांट देता है। सम मतलब बराबर, मिति मतलब माप, 2 बराबर माप में बांट देना। ऐसा रेखा खींचे कि 2 बराबर भाग में वो पूरा 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, कहीं भी ना घटे ना बढ़े। इसको नोट डाउन कीजिए। इस तरीका से हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसमें एक भी सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं किसी भी तरीका से। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, सोनू, लालू और वीना अपने घर के पास स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। वे एक समय दौड़ना शुरू करते हैं और सोनू 99 सेकेंड, लालू 51 सेकेंड और वीना 126 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लिया है। कितने मिनट के बाद वे तीनों एक साथ आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे? आप लगभग समझ गए होंगे कि क्या करना है, क्योंकि ऐसा ही सवाल इससे पहले वाले में आया था कि एक बल्ब जलता है 60 सेकेंड पे, एक 45 सेकेंड पे और एक 1 मिनट पे। एक साथ जलना शुरू होता है तो किस समय पुनः एक साथ वो एक साथ जलेंगे? मतलब यह कि वो कौन सा समय, कम से कम वो देखिए एक जगह पे तीनों दौड़ना शुरू किया एक ही दिशा में। एक को लगता है आपको 99 सेकेंड, एक को 154, 126, तो अपना अपना चक्कर मार रहा है। ठीक है, कम से कम एक साथ शुरू किया एक ही समय, कम से कम कितना समय और लगेगा कि फिर एक जगह वो लोग कितने चक्कर के बाद या कब एक बार फिर एक साथ होंगे? एक साथ शुरू किया, अलग अलग टाइम लेता है, कम से कम कितना समय लगेगा कि फिर एक साथ वो होंगे? तो कम से कम कितना समय लगेगा? इसको कम से कम को बोलते हैं लघुत्तम। लघु मतलब छोटा, छोटा में सबसे छोटा, लघुत्तम। यानी इन तीनों संख्या का आपको लघुत्तम यानी लॉसो निकाल देना है। लिखेंगे सोनू को एक चक्कर लगाने में, परीक्षा में आपको इसे लिखना नहीं है, सीधा लघुत्तम निकाल कर देना है। सोनू के एक चक्कर में लगा समय, सोनू के एक चक्कर में लगा समय, ये सब लिखने का आवश्यकता नहीं है परीक्षा में, है ना। 99 सेकेंड, ठीक है। लालू को लगा समय, लालू के एक चक्कर में लगा समय 154 सेकेंड। वीना को, तीनों ये तीनों न है, और वीना को एक चक्कर में लगा समय 126 सेकेंड। कुछ नहीं कीजिए, सीधा इसका लॉसो निकाल दीजिए, और लॉसो भी निकालिएगा तो भाग विधि से निकालिए ताकि तुरंत निकल जाए। इतना कर देंगे, देखेंगे 2 से विभाजित होता है तो हाँ ये दोनों 2 से हो जाएगा, 2 से लगा देंगे। 99 10 का 10 रहेगा, ये हो जाएगा 2 7 14, 15 में हो गया 1, 2 7 14, 2 6 के 12, 2 3 6। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे अब 3 7 9 है। एक हम 3 से चेक कर लेते हैं, तो 6 3 9, ये भी 3 से, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 33 99, 10 का 10 रहेगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2,
3 से फिर देख लेते हैं, तो 11 तिया 33, 77 ही रहेगा, 3 सतह 21। अब देखिए अब 7 से लग जाएगा, ये दोनों 7 से लगा देंगे, 11 का 11, 11 सतह 70, 11 सतह 77, 7 से भाग लगेंगे 77 में, तो 11 आएगा, 7 एकम 7। अब 11 से 2 को लग रहा है, तो 11 का 11, 11 का 11, यानी इसका लॉसो जो हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं हम, इसीलिए लॉसो जो होगा इसका वो आपको हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11। इधर गुना एक एक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 तिये 6, 3 18, 2 तिये 6, 6 3 18, इधर 11 सतह 77, 18 गुना 77 कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा 18 सतह 26 से 6 हासिल 12, है ना, 26 से 126 12 138, 1336 सेकेंड हो गया, 1336 सेकेंड हो गया। अब सेकेंड हम जानते हैं, चूंकि 60 सेकेंड का 1 घंटा होता है, सॉरी 1 मिनट सर, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 1386 में 60 से भाग दीजिए, ये सेकेंड है, ये क्या है सेकेंड, 60 से भाग कर दीजिएगा सेकेंड में, तो ये मिनट बन जाएगा। करके देख लीजिए, 13 दूनी 1 मिनट 60 से लगाएंगे भाग, 60 दूनी 120, ये आपको 8 आ गया, ये आपको 1 आ गया, उतर गया 6, तो 60 तिया 180, ये आपको यहाँ बच गया 6, यानी कि 23 मिनट और ये सेकंड घट के यहाँ पे 6 बचा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 23 सेकेंड 6, माफ कीजिएगा 23 मिनट 6 सेकेंड। एक मिनट, चलिए हम लोग कहाँ थे, तो इन तीनों का हम लोगों ने पहले सेकेंड का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम यानी लॉसा जो निकला 1386 सेकेंड, सेकेंड में ही था, सेकेंड निकल गया, और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो हमने इसमें 60 से भाग किया, तो सेकेंड में जब 60 से भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, तो ये आपको 23 बार में लगा, यानी 23 मिनट हो गया, और ये सेकेंड घट के यहाँ 6 बचा है, यानी 23 मिनट 6 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर 23 मिनट 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। समझ गए होंगे, बहुत आसान सवाल है ना। जितना सेकंड आया लघुत्तम उसको 60 से भाग के मिनट बन गया, जो बच गया वो सेकंड हो गया, 23 मिनट 6 सेकंड, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सवाल में कहता है कि अजमल द्वारा 2 यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। अजमल टेस्ट देने गया, तो यूनिट पहला टेस्ट में अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो था प्रश्न पत्र का वो 40 था, 40 में अंग्रेजी में 36, हिंदी में 32, सामाजिक में 40, 35 इस तरीका से लाया। दूसरी बात जब टेस्ट देने गया तो उसमें अधिकतम अंक यानी पूर्णांक जो था उसमें 30 नंबर लाया, पूर्णांक 30 नंबर लाया नहीं, पूर्णांक 30 है, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक 30 था, उसमें 27, 21, 29, 30 और 27 नंबर लाया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके आधार पे बताना है। सामाजिक विज्ञान के अलावा अंकों के प्रतिशत, देखिए आप प्रतिशत निकाल लीजिए, पहले सबका प्रतिशत निकालने में आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, बहुत सिंपल है। 40 नंबर का परीक्षा था, इसने 36 नंबर लाया, कितना प्रतिशत हुआ, घबराइए मत, एक बार में समझ जाइएगा। इस 36 को भी रहने दीजिए। कुल पूर्णांक कितना है, अधिकतम अंक कितना है 40, लाया कितना, प्राप्तांक कितना लाया 36 आया। इसको सिंपली यहां देखिए, तो 40 का कितना प्रतिशत है 36, हम नहीं जानते हैं। एक काम कीजिए, नहीं जानते इसको लिख दीजिए, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते उसको लिख दीजिए। तो क्या नहीं जानते हैं कि 40 का कितना प्रतिशत होगा 36, हम नहीं जानते, उसको यहां लिख दीजिए। 40 का कितना प्रतिशत बराबर 36 होगा, हम नहीं जानते, इसको लिख दिए खाली। तो 40 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत, x प्रतिशत कितना बराबर
36, 40 का मतलब क्या होता है? गुना। x प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक पर 100, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। तो प्रतिशत जब हटेगा तो प्रत्येक 100 यानी कि 100 से भाग होता है। प्रत्येक 100 में कितना? तो का अर्थ गुना और प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर कितना। तो प्रत्येक प्रति के लिए भाग होता है, तो प्रतिशत शत मतलब 100, तो प्रत्येक पर 100 कितना? तो प्रत्येक 100 पर यानी कि 100 से भाग हो गया। बराबर यहाँ दे दीजिए 36। हमको x ही ना पता करना है कितना प्रतिशत है, तो x को रखे रहिए, x को रखे रहिए, उधर 36 भी रहने दीजिए, ठीक है। इधर जो गुना में था, इधर जो गुना में 40 है, उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। इधर जो भाग में था 100, इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। हो गया, यही नियम कहता है। इस नियम से आप क्या समझे? 36 क्या है? प्राप्तांक है। 36 क्या है? प्राप्तांक है। 36 क्या है? प्राप्तांक है। बट्टा कौन सी है? 40 कौन सी है? पूर्णांक है। गुना 100, यही होता है प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत ऐसे ही निकलता है। प्राप्तांक हम लोग क्या कहते हैं? प्राप्तांक गुना 100 बटा पूर्णांक कहते हैं ना, वही चीज है। ठीक है, यहां देखिए, शून्य से शून्य कट गया, 4 नमा 36, 10 नमा 90% हुआ। ये कितना हो गया? 90% हो गया। ये 90% हुआ, यानी 40 में 36 नंबर लाया तो ये 90% हो गया। क्लियर है? अब इसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। प्राप्तांक गुना प्राप्तांक बटा पूर्णांक। प्राप्तांक कितना है? 32। पूर्णांक कितना था? 40। गुना कितना? तो 100 कर दीजिए। शून्य से शून्य, 4 8 32, 10 8 80% हुआ। ये यहां देखिए, 40 में 40 ले आया तो 100% न हो गया। पूर्णांक बटे प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100, शून्य से शून्य कट गया। ऐसे का है, यहां तो सिंपली 40 40 कट जाएगा, 100 बचेगा सीधा 100%। यहां पर कितना? 35 है, तो 35 गुना 100, जितना प्राप्त किया उतना गुना 100 बटे पूर्णांक कितना है? 40 है। 40 से देखिए तो शून्य से शून्य कट जाएगा। यहां देखिए, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 35 गुना 5, 35 गुना 5 बटे 2, ये आपको हो जाएगा 25 25 के 5 हासिल 2, 5 से 5 175 बटे 2। इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 15 2 7 14 दशमलव दशमलव 2 5, ये सारे 87% हो गया। 32 है तो 32 का जब निकाले है ना, कितना है? 80%। इतना तो समझ गए? यही जस्ट यही करना है, 32 बटे 40 है, गुना 100 करेंगे तो 80% फिर आएगा। 40 में यहाँ भी 32, यहाँ भी 32 था। यहाँ देखिए 30 नंबर का यहाँ परीक्षा है, 27 लाया तो 27 बटे 30, जितना लाया वो ऊपर, पूर्णांक नीचे, गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शून्य से शून्य कट गया, 3 का 3, 3 नमा 27, 9 10, यहाँ 9 बचा, यहाँ 10, 10 नमा 90% हुआ। ये यहाँ 21 प्राप्त किया था, तो प्राप्तांक गुना 100 पहले भी लिख सकते हैं, ऊपरे में गुना होता है ना। अब बटे क्या है? पूर्णांक 30 है, शून्य से शून्य कट गया, 3 7 21, 7 10 70% नंबर हुआ। ये यहाँ 29 है, 29 बटे पूर्णांक कितना है? 30, गुना कितना हो जाएगा? 100। ये आपको हो जाएगा शून्य से शून्य कैंसिल, ठीक है। 19 गुना 10 यानी 290 बटे 3, इसको भाग करके देख लेंगे, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 3 नमा 27, 27 आ जाएगा, तो 2 पर शून्य 20 बचेगा, 2 पर शून्य 20 बचेगा, तो 3 6 के 18, 2 बचेगा, शून्य दशमलव देंगे शून्य, 3 6 के 18, ये 6 6 आते रहेगा, है ना। तो इस 6 को कम कीजिए, 5 से अधिक है, यहाँ 7 कर दीजिए, 6 6 ये आते रहेगा जिंदगी भर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 है तो इसको राउंड इतना 7%, 96.667%। ये देखिए 30 में 30 नंबर ले आया, यानी 100% नंबर ले आया। सिंपल है, जो बराबर दिखा बराबर दे दिए, जो बराबर दिखा 100% है। 27 27 का निकाले हुए कितना है? 90% है। एक ही चीज को आप बराबर मत कीजिए, ठीक है। 27 का निकाले हुए, इसी 30 पर 27 का नंबर निकला हुआ, 30 पर 27 का फिर 9 निकलेगा ना, और 30 पर 30 तो 100% हो गया। समझ गए आप लोग? अब कहता क्या सब है? कहता, अच्छा एक चीज और, टोटल पेपर देख लीजिए तो 3 6 2 8 5 13 2 15 का 5 हासिल 1
3 3 6 4 10 3 13 3 16 1 17 टोटल 175 नंबर लाया फर्स्ट टेस्ट में। कितना का परीक्षा हुआ? 40 40 40 40 40 200 हुआ। यहाँ देखिए 7 1 8 9 8 17 17 7 17 7 24 का 4 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 11 2 13 134 नंबर। कितना में? 30 इसका 30 60 30 का सब प्रत्येक विषय हुआ था इसमें। 30 पंचा 150। इसका निकालना है प्रतिशत। तो ये पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है, ये पूर्णांक है। गुना 1 से ही कर दीजिए ना, आ तो जाएगा। 175/2 कितना होता है? 175/2 यहाँ निकाले थे ना, 87.5% यानी 87 हुआ। यहाँ देखिए इसको भी गुना 1 से कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। पूर्णांक 150 था, प्राप्तांक 134 था, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100। इसी तरह बैठा दिए हैं, गुना 100 कर दिए। 0 से 0 कैंसिल है ना। अब 5 से देखिए, 5 दूनी 10 5 तिया 15 यानी कि 134 दूनी 268/3। 3 से भाग दीजिए, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 28 हो गया, नहीं हो गया तो 3 9 27 दशमलव देंगे, 1 बचेगा, 1 पर 1 शून्य आएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 आते रहेगा ये, 89.33 मान लीजिए। अब हम लोग प्रत्येक विषय का अलग अलग परसेंटेज निकाल लिए, टोटल का भी निकाल लिए, पूर्णांक पे प्राप्तांक प्रतिशत निकाल लिए। कहता है सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंक का प्रतिशत यूनिट टेस्ट 2 में बढ़ा है। कहता है सामाजिक विज्ञान 100 जो है, ये जो है 100 सामाजिक विज्ञान के अलावा ये सभी विषयों के अंकों का प्रतिशत यूनिट टेस्ट 2 में बढ़ा है। ये यहाँ पर 100 था, ये यहाँ पर 96 है। ठीक है, 96 से 100 हुआ। और कहीं बढ़ा है तो ये 90 से 90, 80 से 70। यहाँ तो घटा भी है, यहाँ तो घटा भी। कहता है कि सामाजिक विज्ञान में घटा हम जानते हैं 100 से 96 हुआ है। कहता और कहीं घटा है या बढ़ा है तो देखिए यहाँ 80 से 70 हुआ है, इसमें ये घट बढ़ रहा है, ये बराबर ही है। लेकिन यहाँ देखिए 87 से 100 हो गया है, यानी इसके अलावा और भी है जो घट बढ़ रहा है। यानी पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंकों प्रतिशत यूनिट टेस्ट में बढ़ा है, न कहीं नहीं बढ़ा है। ठीक है ना, बढ़ा भी है, घटा भी है, बराबर भी है। दोनों परीक्षाओं में हिंदी के अंकों का प्रतिशत समान है। दोनों परीक्षा में हिंदी का बराबर है क्या? यहाँ 80% है, यहाँ 70% है। तो दोनों परीक्षा में हिंदी का बराबर नहीं है, हिंदी का बराबर नहीं है। एगो 80 एगो 70 है, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। अब कहता है यूनिट टेस्ट 1 में अंकों का कुल प्रतिशत, तो अंकों का कुल प्रतिशत यूनिट टेस्ट 2 से कम है क्या? इससे कम है। यहाँ 89 से आगे है, 89.33 है, यहाँ 87.5 है। तो हाँ, पहला में कम है। यूनिट टेस्ट 1 में अंकों का कुल प्रतिशत यूनिट टेस्ट 2 से कम है। 89 से कम 87 होता ही है, 89.33 है, ये 87.5 है। ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लगता है। कहता है यूनिट टेस्ट 2 में अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ अंकों का प्रतिशत बढ़ा है। अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी 90 से 90 बराबर तो रह गया, बढ़ा नहीं है, अधिक नहीं है, बराबर ही है। हिंदी में अंग्रेजी में हिंदी में 80 70 घटिए गया है। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये कहता है कि यूनिट टेस्ट 2 में अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ अंकों का प्रतिशत अधिक है। तो हिंदी में तो एक साथ बराबर है, यहाँ पर घटिए गया है। ये ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये कहता है सामाजिक विज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंकों का प्रतिशत घटा है। कहता है यहाँ तो हम जानते हैं घटा है, बढ़ा है, और सब जगह तो हम देख लिए हैं, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ बराबरी है, और यहाँ पर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सीधे गलत है। सामाजिक विज्ञान के अलावा भी देख लिए हम, कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है, कहीं बराबर है। एक चीज नहीं है कि वो सिर्फ बढ़ ही रहा है। इसीलिए पहला ऑप्शन हमने गलत किया था, मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपको सही ही ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित दशमलव संख्या को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, कौन क्रम में, घटते क्रम में घटना है, यानी पहले सबसे बड़ा लेंगे और घटते 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 अंतिम में सबसे छोटा लेंगे, यानी पहले सबसे बड़ा और अवरोही है, घटते घटते अंतिम में सबसे छोटा, यही वह घटते क्रम, पहले बड़ा फिर घटते घटते सबसे छोटा। देखिए संख्या आपके सामने दिया हुआ है, दशमलव वाली संख्या है। आप जानते हैं कि दशमलव से जो पहले होता है हम लोग चेक करते हैं कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो दशमलव से पहले यहाँ पर कोई भी अलग नहीं है, सारा का सारा शून्य है, यानी कि दशमलव से पहले का मीटर अब नहीं है। यदि कहीं पर एक ही रहो पहले वही बड़ा होता, तो दशमलव से पहले यहाँ पर सभी बराबर है। तो हम बताए थे यदि दशमलव से पहले बराबर हो जाए तो हम लोग दशांश देखते हैं। क्या देखते हैं, दशांश। दशांश जिसका बड़ा होता है वो बड़ी होती है। तो दशांश में यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, 5, यहाँ 5 है, यानी कि 3 बार 5 है। तो हम क्या देखते हैं कि 3 बार 5 है, तो यानी 4 वाला छोटा है 5 वाला बड़ा है। तो तीनों 5 वाला हम पहले लिख लेते हैं, 0.5341 या 0.5143 या 0.5413। अब इन तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब यहां पर बराबर हो गया तो यहां भी बराबर हो गया। अब देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यानी कि ये सबसे बड़ा है। 3 1 4, 3 1 4 में ये सबसे बड़ा आपको मिल गया। अब इसके बाद इससे छोटा दूसरे स्थान पर ये है, और 3 के बाद 1 तीसरे स्थान पर, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी सबसे बड़ा आपको हो गया 0.5413। इससे छोटा आपको मिल गया 0.5341। इससे छोटा आपको मिल गया 0.5143, यानी कि इनको 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 हम लोग देख लिए। अब इससे छोटा 4 वाला हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 0.4531, 0.4351, इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है। अब शतांश पे कौन ये ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये संख्या बड़ी है, यानी इससे बड़ी हो जाएगी 0.4531, और इससे अंतिम में से हो जाएगा 0.4351। यानी कहने का अर्थ है कि दिए गए संख्याओं में ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और अंतिम में सबसे छोटा, यही आपको अवरोही क्रम हो गया। अब इस पैटर्न को देख लेंगे कहीं पर है, किसमें मिलता है, 54 13 देख लीजिए, ये आपको यहां मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या किया है, ठीक इसको उल्टा करके इधर से लिख दिया है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और अंतिम में सबसे बड़ा, यानी ये वाला क्रम जो है ना आपको आरोही में लिख दिया है। देखिए कंफ्यूजन डालने के लिए ये आपको आरोही में लिख दिया, यानी पहले सबसे छोटा लिख दिया है, सबसे छोटा लिख दिया है, आपको अंतिम में सबसे बड़ा लिख दिया है। क्यों, आपको कंफ्यूजन में डालें, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप जानते हैं कि हमको अवरोही लिखना है घटते क्रम में, हम ही कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए माफ कीजिएगा, अवरोही क्रम हम लोग को करना है, यानी कि घटते क्रम में तो पहले सबसे बड़ा लेंगे और छोटा होते होते अंतिम में घटते क्रम में सबसे अंतिम छोटा ले लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और दशमलव में, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो हम लोग दशांश को देखते हैं, दशमलव से पहले रहता तो वो बड़ी होती है ना। ऐसा हूं जान लीजिए, दशमलव से पहले नहीं है, ऐसा हूं आप देखिएगा तो एक चीज मिल जाएगा। दशमलव से पहले नहीं है कुछ, देखिए यहाँ पे 5413 से कम 5341, 5341 से पहले 5143, इससे पहले 4531, इससे पहले 5351। कब, जब दशमलव से पहले बराबर है तब। मेरे समझ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दशमलव के बाद और पहले कैसे देखते हैं, दशमलव से पहले ही बड़ा छोटा हो गया तो हमको आगे नहीं देखना है, इधर बराबर था तब हमने आगे देखा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक बार चर्चा करते हैं, आरोही यानी बढ़ते क्रम में क्या होगा।
पहले सबसे छोटा कि पहले सबसे बड़ा? अच्छा, यहाँ बढ़ते देखते ही बच्चा बोलता पहले सबसे बड़ा। तो हम लोग उसको पूछते हैं कि जब तुम सबसे बड़ा ले ही लोगे तो बढ़ोगे कहां? बिल्कुल सही, बढ़ना है ना, तो छोटे से बढ़ा जाता है। यानी आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, तब बढ़ के ना सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में पहले क्या होगा? जैसे ही बोलते ये घटते क्रम में, तो कहता सबसे कम। सबसे कम लोगे तो फिर घटोगे कहां? घटोगे कहां, है ना? इसीलिए अवरोही क्रम में बड़ा लेंगे तब ना घटेगा, बड़ा से ना छोटा होता है। यानी कि सबसे बड़ा पहले और अंतिम में सबसे छोटा। बात समझ गए आप लोग? ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे चर्चा आगे तुम बोल दिए। यानी कि आरोही में छोटा से बड़ा, यानी पहले सबसे छोटा अंतिम सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा तब घट के अंतिम में सबसे छोटा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मीनू अपने घर से 7:25 बजे निकलती है, 8-7 बजे स्कूल पहुंचती है। ठीक है, जोश को स्कूल पहुंचने में 7 मिनट अधिक लगता है। यदि जोश स्कूल 8:13 में पहुंचता है तो वह घर से कितने बजे निकला? चलिए सबसे पहले हम मीनू को देखते हैं। मीनू के घर से निकलने का समय, घर से निकलने का समय कितना है? ये आपको 7:25 बजे। विद्यालय पहुंचने का समय, विद्यालय पहुंचने का समय कितना है? 8:07। कुल समय कितना लगा? कुल समय 8:07। 8:07 से 7:25 माइनस कर दीजिए, तो 8:07 है और 7:25 माइनस करेंगे। 7 में 5 गया 2, यहाँ तो घटेगा नहीं, इससे पैसा ले लेंगे। इससे इसमें जब जाता है पैसा तो 8 में से एक जाएगा 7, तो घंटा जाता है तो 6 हो जाता है। 6 में से 2 गया 4, यहाँ 7 7 0, यानी 42 मिनट लगता है। कितना लगता है? 42 मिनट लगता है। इसमें 10 नहीं जाता पैसा, 6 ही जाता है। चलिए यहाँ देखिए, सीधा समझिए कि 7:25 में निकला है, 35 मिनट और देंगे, 8 बज जाएगा और 7 मिनट एक्स्ट्रा होता है, 42 मिनट। कहता है कि जोश को स्कूल पहुंचने में मीनू से 7 मिनट ही लगता है। यानी जितना समय मीनू को लगता है ना, इससे 7 मिनट ज्यादा लगता है। किसको? जोश को। तो मीनू को लगा 42 मिनट, तो जोश को कितना लगता है? जोश को विद्यालय आने में लगने वाला समय, जोश को विद्यालय आने में समय, विद्यालय आने में समय 42 मिनट तो है ही, मीनू प्लस 7 मिनट ज्यादा लगता है। कितना लगता है? 49 मिनट। कहता है जोश स्कूल पहुंचता है 8:13 में, विद्यालय पहुंचता है, ये जोश विद्यालय पहुंचता है 8:13 में, तो कितने बजे वो निकला? इसका मतलब 49 मिनट लगता है, तो 49 मिनट पहले चला होगा घर से। इसीलिए जोश का घर से निकलने का समय, जोश का घर से निकलने का समय, निकलने का समय क्या हो जाएगा? 8:13 में से 49 मिनट पहले, यानी कि 0.49 माइनस कर दीजिए, करके देख लीजिए, यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। 8:13 है, यहाँ माइनस करना है कितना? 49 मिनट। ठीक है ना? देखिए 13 यहाँ पे 1 जाएगा, 1 दहे 6 जाता है यहाँ पे, तो 6 3, 1 मिनट माफ कीजिएगा, 49 मिनट माइनस करना है ना, माइनस करना है। 1 दहे 10 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 10 जाएगा, यहाँ से आएगा तो 6 आएगा, है ना? 1 दहे 10 3 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 0 है, यहाँ माइनस कर रहे हैं ना। 1 घंटा 13 मिनट। 1 मिनट रुकिए, तो चलिए हम सीधे माइनस कर देते हैं, इतना कंफ्यूजन में डालने की जरूरत नहीं है। 49 मिनट माइनस करना है ना, तो 13 मिनट जैसे माइनस होगा, 49 में से 13 मिनट माइनस जब होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपको 36, यानी कि 8:13 में पहुंचा, हमको 49 मिनट बैक जाना है, तो ये 13 मिनट आप माइनस कर लीजिए पहले, यानी कि 13 मिनट माइनस कर लिए, तो ये कितना बच जाएगा? 13 माइनस किए तो 36 मिनट और बैक होगा, यानी 8 बजे से 8:13 में से 13 निकाले, ठीक है ना? यानी कि 49 में से 13 निकाले, यानी अभी यहाँ बचा हुआ है 36 मिनट। 13 मिनट जब बैक गए तो 8 बजे पूरा पूरी, फिर 36 मिनट बैक जाएंगे तो 7:24, यानी 7:24 बजे,
7:24 ये ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। ऐसे समय जब कंफ्यूजन में पड़ जाए तो सीधा कर लीजिए। 8:13 है, 49 मिनट पहले कितना होगा? तो 13 मिनट पहले 8 बज रहा था, तो 13 मिनट पहले कर दीजिए। 49 में से 13 गया 36। अब 8 बजे से 36 मिनट पहले यानी 7:24। ठीक है, इसको समझ गए? या सिंपली देखिए, हम जो तरीका अपनाए, हम जब यहाँ पे फंस रहे थे तो हम तो क्या किए, सिंपल तरीका अपना लिए, निकल गया खट से। सीधा देखिए, 7:25 में घर से निकलती है, 8:07 में पहुंचती है, ई पहुंचता है 8:13 में। कहता है 7 मिनट ज्यादा हमको तुमसे लगता है। तो मान लीजिए एक के साथ निकलता, मान लीजिए 7:25 में यह निकलता, तो ई पहुंची 8:07 में, तो ऊ पहुंचती 8:14 में। नहीं पहुंचती, 7 मिनट अधिक लगता, तो ई 8:14 में पहुंचता, तो 8:13 में पहुंच जाता है, यानी 1 मिनट पहले, यानी कि मीनू के घर से निकलने से 1 मिनट पहले, यानी 7:24 आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गए? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 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 देखिए, ये तो अब समझा दिए। देखिए इसको माइनस कर, इसको तो ऐसे कर दिए, ऐसे देखिए 1 मिनट, 8:13 बजे पहुंचता है, 49 मिनट पहले, माइनस कर दीजिए तो 13 में सुनो गया 4, लेकिन यहां से 50 जो आएगा तो वो 6 आएगा ना, तो 6 अच्छा हाँ, यहाँ तो 50 ले लिए ना। हाँ देखिए कंफ्यूजन कहाँ दिक्कत था, 8:13 में से 49 मिनट बैक होना है, तो 13 में से 9 गया 4, तो 3 में से 9 तो घटा नहीं, इससे तो हम 50 ले लिए थे ना, तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया ना। क्या बच गया? 0 बचा हुआ। देखिए कंफ्यूजन दूर हो गया। 8:13 में से 49 मिनट बैक होना था, तो 3 में से 9 घट नहीं रहा था, तो 1 में से 1 ले लिए, इधर 10 3 13 में से 9 गया 4, यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया ना। 0 में से अब 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो यहां से जब 50 लेंगे 8 से, किससे लेंगे? 8 से, कितना लेंगे? 1, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 7, तो इससे 6 आता है, तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ 7 का 7 बचा रहेगा। 7:24 अब आ गया 7:24। यही कंफ्यूजन था, यहाँ 0 नहीं किए थे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। समझ गए ना। 3 में से 9 नहीं घट रहा था, 1 50 10 3 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 0, 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, घंटा से जब लेंगे तो 6 आएगा, सॉरी 6 7 का होता है, तो 6 आएगा। तो इस यहाँ पे 8 में से 1 लिए, यहाँ कितना बच गया 7, यहाँ से आया एकदम यही 1 6 6 आता है समय में, 6 आया, तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ 7 बचा, 7:24 को घर से निकला है। जब हमको इसमें कंफ्यूजन होने लगा तो हम क्या किए, तुरंत शॉर्टकट ट्रिक अपना लिए कि पहले 13 माइनस करो इसमें से 36, अब 8 बजे में से 36 माइनस कर दो, 7:24 है ना। चलिए हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए यदि और कंफ्यूजन में है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार और देख लीजिए। 8:13 में से माइनस करना था 0 49। आप जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यहाँ घट नहीं रहा है, तो यहाँ से हम 1 घंटा 50 ले लेंगे, यहाँ 8 में से 1 ले लेंगे, 7 बचेगा। 1 घंटा जब 50 लेके मिनट में जाएंगे तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 50 लेके आ गए 60, यहाँ पहले से है 13, तो 60 + 13 73, यानी यहाँ पर अब 73 मिनट समझ लीजिए। 73, 13 में से 9 गया, अब देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 3 में से 9 घट नहीं रहा था, यहाँ से 50 लिए, इस 6 में से यहाँ 7 में से 1 लिए 6 में से 4 गया 2, इधर 7 बचा हुआ था, 7:24। अब भी नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, 8:13 में से 49 माइनस करना है, 1 घंटा लेके गए यहाँ पे, इसको काट के सीधा 73 लिख दीजिए। 1 लेके गए, यहाँ 7 बच गया है। 13 में से 3 में से 9 नहीं घटेगा, इस 7 में से लेंगे 50, 6 बचेगा, इधर 10 3, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, इधर 7 बचा होगा, 7:24। ठीक है ना। 1 घंटा जब नहीं घटेगा इधर से, तो 1 घंटा उठा ले जाके मिनट बना लेंगे, मिनट को जोड़ देंगे, तब घटा लेंगे। चलिए आप लोग लगभग समझ गए होंगे, लगभग समझ ही गए होंगे, समझ गए। यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 73 हो जाएगा, 73 में 49 घटा 24, 7 का 7, यानी 7:24 लड़का घर से निकला था। चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में विद्यार्थियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए क्लास सेशन लंबा हो गया,
ज्यादा हम लंबा स्पीड अभी नहीं करेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट में सटीक बता देते हैं। नई परिस्थिति में अनुसार अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना। देखिए अब जो एजुकेशन पॉलिसी कहता है वो कहता है लर्न विथ प्ले, डू एंड लर्न। क्या कहता है? लर्न विथ प्ले, लर्न विथ प्ले या लर्न बाय प्ले। उसके बाद कहता है डू एंड लर्न, करके सीखिए। और इसमें कहता है कि शिक्षक को मात्र एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहना है। पहले था कि शिक्षक ही सारे कुछ थे, पहले था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलता था। अब उसको धीरे धीरे टर्न कहां कर रहा है? बाल केंद्रित में। बच्चे खुद करके सीखेंगे। बच्चे के साथ आप सिर्फ एक पथ प्रदर्शक रहिए, मार्ग प्रदर्शक रहिए। आप उसका सिर्फ देखिए वो क्या कर रहा है, कहां उसको जरूरत है समझाने का, भी सिर्फ वहां समझाइए, वो खुद करके सीखेंगे। तो ये ऑप्शन तो सही लगता है, एकदम सही है कि नई परिस्थिति, नया नया परिस्थिति उसको करके देंगे क्रिएट, कि यहां ऐसा होगा तो क्या होगा, करके देखो तो, है ना, ऐसा कर देंगे तो ऐसा क्या हो सकता है, वो करके देखो तो ये जो है नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना। जहां उसको दिक्कत हो रहा है नई परिस्थिति में, वहां उसके ज्ञान को आप डेवलप कीजिए, बताइए, समझाइए, पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक बने रहिए। ये तो सही लगता है, लेकिन नहीं खोजना है। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। अधिगम मतलब सीखना, अधिगम मतलब सीखना। तो सक्रिय, हाँ, एक्टिव होकर आपको बच्चों को अप्रिशिएट करने रहना है, आपको अप्रिशिएट करना है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, उसको प्रोत्साहित करना है, ये भी सही है, लेकिन खोजना आपको नहीं है। बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, वो क्या कुछ करने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या उनका विचार है, उसको प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसको देखते हैं। रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। रटन प्रणाली को आज जितना भी हम लोगों का एनईपी चाहे आरटी बन रहा है, वो कह रहा है कि रटन प्रणाली को खत्म कीजिए, जो कहे रट लो, आप वहां से हट लो, है ना। वो इनका कहना है कि रटन प्रणाली को अब बिल्कुल खत्म कीजिए, बच्चों का कंसेप्ट खुद उनसे करवाइए, आप पथ प्रदर्शक बने रहिए, बच्चे खुद करके आपके सामने देगा कि ऐसा करने से ये रिजल्ट आया, अब क्या करें। तो वहां आपको उनको बताना है सिर्फ। अब की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होने जानी है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा को धीरे धीरे चेंज करने की ओर चेंज करते जा रहा है, लगभग चेंज करने का सरकार पूरा मन बना ली है। तो रटन प्रणाली को बिल्कुल ही रटने का, एकदम रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है, आपको मोटिवेट करना है, एप्रिशिएट करना है, आपको उसके ज्ञान को डेवलप करना है, आपके उसके ज्ञान में मतलब उसके ज्ञान से उन्हीं को ऐसा करके दिखाना है, करके सिखाना है कि वो बच्चा खुद जानकारी प्राप्त कर ले कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, लर्न विथ प्ले या डू एंड लर्न। चलिए, रटन प्रणाली को बिल्कुल न्यूनतम करने की ओर है हम लोग। इन रटने को हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे और नहीं वाला ही खोज रहे थे। इस तरीका से ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।